ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। दूसरी जानिब अमेरिका की जंगी मशकों के बाद ईरान का अबनाए हरमस में फौजी मशकों का ऐलान। पासदारा ने इनकलाब का कहना है अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का खलीज में अस्करी सरगर्मियां बढ़ने पर इजहार तशवीश सामने आ गया। बयान में कहा कि फरीकैन को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे सूरत हाल ख़राब हो। ईरान के मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, पाक फौज रेलवे ट्रैक्स और मुसाफिर ट्रेनों की सिक्योरिटी पर मामूर। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई। शहराए कराकोरम की बंद। पारा चिनार वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल है। पाक फौज की रिलीज सरगर्मियां जारी हैं। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी से सयाह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर दिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। हराने में कौमी बॉलर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड को 110 पर ढेर किया। अब्दुल सुबहान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेट हासिल की। समीर मेनाज की एक बार फिर शानदार बैटिंग। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। कौमी टीम अपना अगला मैच इतवार को भारत से खेलेगा। कराची को विफाक के हवाले करने में कोई हर्ज नहीं। MQM के कराची को विफाक की तहवील में देने के मुतालबे पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा, कराची का जो माहौल बन रहा है शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। MQM कराची को विफाक के हवाले करने की बात कर रही है, उनको सुनना चाहिए। सानिया गुल प्लाजा को बुनियाद बनाकर जो कुछ शुरू किया गया वो मुनासिब नहीं। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए तो MQM लोगों को कायल करे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ एक अच्छे चाय या फिर कॉफ़ी के कप के साथ शानदार हुआ होगा। मैं हूँ गौहर इशरत, मेरे साथ मौजूद हैं आई एम सादिया सैमसन। थैंक यू सो मच गौहर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद कराची में सर्दी कम होने जा रही है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के शायद जहन में ये भी आती है गौहर बात कि अब सर्दी चूँकि जाने वाली है तो स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। वो एकदम से अपने समर कपड़ों के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन जब मेरे जैसे लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं बिकॉज उन्हें ठंड लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। एब्सोल्युटली। सो वेल, शुरू करते हैं। बात का आगाज़ ही हम करते हैं कि सर्दी में कमी आ रही है। कराची में सर्दी बरकरार ज़रूर है लेकिन टेम्परेचर जो है वो अब हाई होने लगा है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट से ऊपर जाने लगा है और आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ये लास्ट स्पेल ऑफ विंटर्स था कराची में। अब बतदरीज सर्दी कम ही होती चली जाएगी, कम भी होगी और बीमार होने का भी इम्कान है। तो सबसे ज़्यादा गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें ऑब्वियसली, क्योंकि जब सर्दी जा रही होती है ना तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अपनी टेक केयर करनी होती है कि जी आपको कोई फ्लू श्लू ना हो जाए। लेकिन खैर मुल्क के दीगर इलाकों में शदीद सर्दी, बला इलाकों में बर्फबारी का भी सिलसिला इस वक्त जारी है। अब शानदार नज़ारे, खून जमा देने वाली सर्दी। आलमी सतह पर भी मौसम की शिद्दत बरकरार है। अमेरिका में बर्फ़ानी तूफ़ान का सिलसिला थम नहीं सका है। बिल्कुल, हमने पिछले 2 दिन ऐसे 7 रियासतों का जिक्र भी किया था गौहर, जब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। वाशिंगटन, न्यू जर्सी में, हम वर्जीनिया में, न्यूयॉर्क में खून जमा देने वाली सर्दी है और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये वक्त से जारी है और कई शहरों में बिजली के मामलात भी, कारोबारी निज़ाम भी दरहम बरहम। अच्छा, अब ये मल्टीपल इश्यूज ऑब्वियसली शुरू हो जाते हैं कि जी आपको बिजली और आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उससे महरूम हो जाते हैं लोग और मुख्तलिफ हादसात। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 38 हलाकतें हो चुकी हैं। इसके नतीजे में सर्दी के मौसम में कराची का सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। सूबाई हुकूमत और MQM के दरमियान सियासी बयानबाजी हमेशा फिर से जारी है। इल्ज़ाम तराशियाँ, इस्तीफ़ों के मुतालबे, कराची की गवर्नेंस एक बार फिर सूबाई और विफाकी खींचातानी की नज़र होती हुई वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। चलो जी, ये तो हमने बात की कि सियासी दर्जा हरारत किस जानिब जा रहा है गौहर। क्रिकेट का टेम्परेचर भी हाई ही जा रहा है। वाई आई से दैट बिकॉज कल हम अपना पहला सुपर 6 का जो मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड था वो हम जीत गए हैं।
लोगों को ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड तगड़ी टीम है, उन्होंने अंडर 19 हमारी जो इतनी स्किल्ड बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको शायद उनका रिकॉर्ड चेक नहीं किया था कि हमने पिछले 5 मैचेस में से 3 विन्स हमारे हक में आ चुके हैं और न्यूजीलैंड को हम क्लिंच करने में कंसिस्टेंटली एक प्रेशर भी देने में कामयाब रहते हैं। और यही एक वजह है कि कल हमने ना सिर्फ अंडर 19 का मैच नहीं हराया बल्कि अपना सुपर 6 का फर्स्ट मैच भी जीत लिया। एंड विद दैट अब हमें फेस करना है संडे को भारत को भी ऑब्वियसली फेस हमारे जो शाहीन है वो बहुत बेहतर अंदाज में करेंगे, बिकॉज इस बार ज़रा टेक्निक्स पे, अगर टेक्निकल बात करें तो टेक्निक्स पे बड़ा काम किया गया है। जो खिलाड़ी हैं वो देख रहे हैं कि जी प्रेशर को किस तरह से डील करना है। लेकिन इन सब मामलों पे मज़ीद बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब। जी हाँ, मेन स्टोरी अब आज की ये होने वाली की बहरी बेड़े की सूरत हाल। आप सब जानते हैं कि एक तसादुम की सी सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है। ट्रंप ईरान का मामला है और जो ये सूरत हाल, इस तमाम तर इशू पे इस वक्त बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवां दवा है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर से ख़तरनाक कशीदगी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जैसे कि गौहर भी शेयर कर रही थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ अब बढ़ रहा है। तेहरान ने आबनाए हरमुज़ में फ़ौजी मशकों का भी ऐलान कर दिया है और इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को सख्त तरीन जवाब की धमकी दे दी है। और दूसरी जानिब यूएई के बाद सऊदी अरब ने भी वाज़ेह किया है कि इसकी ज़मीन और फ़िज़ा ईरान की ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ट्रंप एक बार फिर से अपनी एक जो उनकी स्टाइल है उनका वो काफ़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानिब ख़त्ते में जंग के ख़तरात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ईरान की जानिब से सख्त बयानात जारी हैं। ऑब्वियसली अब जब दूसरी जानिब से बात होगी तो ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। इनकलाब की वार्निंग, इसराइल की जारहाना पॉलिसी भी हम सबके साथ है। साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट है और एक्स एम्बेसडर हमारे साथ जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक तसादुम की सी सूरत हाल हम देख रहे हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवां दवा है। इसको वक्ती दबाव डालने की कोशिश हम समझें या फिर क्या होने जा रहा है? जी, सुबह बखैर। इनफैक्ट कोई अच्छी खबरें नहीं है। ये जो खित्ते में भौचाली कैफियत सी आ रही है, जिसमें कि जितनी सख्तबंदी हो गई है, इसका ऊँट किसी न किसी करवट ज़रूर बैठेगा। 3-4 इशारे मैं कर देता हूँ। इब्राहिम लिंकन का तो आपने बताया, लेकिन वो रिपोर्ट के मुताबिक अभी बिल्कुल करीब पहुँच गया है, तकरीबन 250 किलोमीटर पर, जो कि ओमान के नज़दीक उसने स्टेशन कर लिया है, वो आ गया है नज़दीक। इसी तरह बाकी उनके एसेट्स जो बहरी जहाज़ हैं, उसके अलावा बाकी उनके दूसरे एसेट्स हैं, रिफ्यूलिंग प्लांट्स, वो करीबी कुछ ममालिक में डिप्लॉय हो गए हैं। जिस तरह की इतलात आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपना इंदिया भी दे दिया है कि ठीक है, डायलॉग भी हम कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग अगर करना है तो इतनी ज़्यादा सख्तबंदियाँ कर रही हैं, उसका मतलब तो ये है कि या तो रिजीम कहे कि भाई ठीक है, आप जो चाहो जिस तरह चाहो कर लो, हम जा रहे हैं, बिस्तरा लपेट के जहां आप कहते हो, अब वो करने के लिए तैयार रिजीम होगी नहीं। तो लिहाजा इसका मतलब तसादुम के ही चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये तसादुम अगर हुआ तो जाहिर है, जिस तरह के मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खित्ते में एक भौचाली सी कैफियत आ जाएगी। और आपने खुद बता दिया कि जो मशकें कर रहे हैं, वो मशकें ना भी करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो 33-35 नॉटिकल माइल्स का छोटा सा एक वो अपनाए है, जिससे कि जहाज गुजरते हैं सारे तेल बरदार और बाकी 30% के करीब पूरे दुनिया की एनर्जी इधर से गुजरती है। और ईरान को कितना भी डिप्लॉयमेंट कर ले अमेरिका, ईरान के पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। हालांकि अमेरिकन नेवी दोनों साइड पे लगाई हुई है उन्होंने कि भाई किस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद ना हो। लेकिन ईरान के तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी फैल जाएगी। जो महंगाई के लिहाज से तेल की कीमत $200 बैरल तक पहुंच सकती है, जिस तरह के तजिया निगार बता रहे हैं जो तेल का कारोबार एनर्जी का करते हैं। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कितने मैसेजेस दिए, अमेरिकन सदर ने कितने मैसेजेस दिए ईरानियन पॉपुलेशन को, ईरानियंस को, कि भाई वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, आप लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखें।
ईरान ने क्योंकि उन पे कंट्रोल कर लिया, तो अब दोबारा ये कैफियत जो नजर आ रही हमें है, ऐसा लग तजिया रहा था ये कहता है, जी अच्छा जब तजिया ये कहता कता है। कलामी की माजरत चाहती हूँ, जी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी अमेरिका अपना जोर बाजू इस्तेमाल कर पाया, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर उसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन मिल पाई या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उस मुल्क की इंटरवेंशन मिल पाई। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पासदारान इनकलाब के अंदर ऐसी कोई फूट है नहीं बज़ाहिर जिससे उनको इंटरवेंशन मिल पाती, तो उन्होंने आवाम का इस्तेमाल किया, ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है पासदारान इनकलाब की जानिब से। क्या लगता है कि रिजीम चेंज कर पाएंगे यूएसए ये सब करने से? और फिर हमारे सामने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की भी मिसाल है, इतना दबाव डालकर इतना सब करने के बाद, पूरे यूरोप को हिलाने के बाद, इंगेज करने के बाद वो बैक ऑफ कर चुके हैं ट्रम्प। आपको लगता है दे आर गोइंग टू गो एनी फर्दर फ्रॉम दिस ईरान वाले मामले पर? और अगर जाते भी हैं तो रिजीम चेंज कर पाना क्या यूएसए के लिए मुमकिन होगा? नहीं, यूएसए कोई 60 के करीब रजीम पहले ही चेंज कर चुका है दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर। वो अपने कोवर्ट और ओवर्ट तरीक़ाकार से, तो रजीम चेंज करना तो अमेरिका के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ईरानियन एक होमोजीनियस कौम है, एक रिजिलियंट कौम है, एक खुददार कौम है, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वो रेजिस्टेंस ज़रूर देगी। होने क्या मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है, क्या तजिया कहता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कम अज़ कम आपके नाज़रीन के लिए पेश कर दिया जाए। और वो ये है कि जिस तरीके से सफ़बंदी हो गई है, उससे महसूस ये होता है कि जो पिछले कई महीनों से मसाद और सीआईए वहाँ सराहत कर गई है वहाँ की पॉपुलेशन में, तो उसके लिहाज से जब वो टॉप टियर की पहले से वो कह रहे हैं कि हमने मैपिंग कर ली है, हमें पता है जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस है, जो उन्होंने इस वक्त एक एक इंच को अपनी नजर में रखा हुआ है अमेरिका ने, उसकी लिहाज से एक नेचुरल तजिया बनता है कि उनको तमाम मिसाइल्स स्टेशंस की, बैटरीज की, लोकेशंस का कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, उनको मालूम है। और उसी लिहाज से उनके बाकी एसेट्स मिलिट्री और पासदारान इनकलाब के उनको मालूम है। आपको अगर कभी अपने नाजरीन को आप दिखा सकें कि जब इराक में उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था, तो किस हैवी अंदाज में उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, मिसाइलों से, नेवी से, एयरफोर्स से, तमाम से। इस दफ़ा महसूस ये होता है कि सिविलियन आबादी को वो नहीं बनाएंगे निशाना, सिर्फ वो मिलिट्री, क्योंकि सिविलियन आबादी को बनाया तो जो उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है उस मुल्क में कि सिविलियन अपराइजिंग हो, एक तो उनकी मेहनत, दूसरी जो वहाँ उनकी करेंसी 800% बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी महंगाई, और एक साल में 40%, अब 1.5 मिलियन रियाल में बिल्कुल $1 मिलता है। साहब, ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स तो हैं जो कि काबिल गौर हैं, लेकिन अभी फिलवक्त जो हम देख रहे हैं कि जो फ़िज़ाई सूरत हाल है, फ़िज़ाई हुदूद की बात की जा रही है यूएई की जानिब से कि जी इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, इस पे क्या हम कुछ एक्सपेक्ट करें कि कुछ शदीद रद्द-ए-अमल अमरीका की जानिब से आ सकता है? फ़िज़ाई यूएई की क्या कैपेसिटी है और सऊदी अरेबिया की क्या कैपेसिटी है, अगर वहाँ से वो ज़बरदस्ती गुज़र जाएँगे, तो उनके पास तो ये कैपेसिटी नहीं है ना कि वो अमेरिकन जहाज़ों को मार गिराएँगे या इज़राइली जहाज़ों को मार गिराएँगे। तो बहरहाल वो उन्होंने एक मॉरली बात इसलिए की है कि ईरान धमकी दे चुका है कि जिस सरज़मीन से हमारे ऊपर हमला हुआ, हम उस सरजमीन को निशाना बनाएंगे। और ये वाज़ेह रहे कि यूएई में, खास तौर पे दुबई में, तकरीबन 20 से 25% आबादी ईरानियन हामियों की है, अहले तशी हैं वहाँ। और साथ में इसी तरह कुवैत में कोई 35%, बहरीन में 55%। तो अभी अमेरिका हो क्या रहा है, आपने नोटिस किया होगा, आपके नाजरीन ने नोटिस किया होगा कि कितनी तेजी से इजराइल पिछले चंद माह से हमास और हस्बुल्लाह खास तौर पर उन पे बमबारी करता, न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। और साथ साथ हमास को तो कर ही दिया, तो उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से इधर से कोई जो प्रॉक्सीज या थोड़ी स्ट्रेंथ थी, उसमें से कहीं कोई लोग ना उठ पड़े,
ईरान की वजह से होतीज बहरहाल अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं और वो खदशा क्योंकि इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर ली है अमेरिका ने कि होतीज जो उनके पास कैपेसिटी है अब इसको जहां उसको उनके सकोत्रा आइलैंड के पास से जहाज जब रेड सी में गुजरते हैं तो उसमें उसको हमला करते हैं तो उसके होतीज को थोड़ा से कुछ मिसाइल्स वगैरह आ सकते हैं ईरान के लिए क्योंकि होतीज कह चुके हैं कि ईरान पे हमला हुआ तो हम रिटेलिएट करेंगे दोबारा। और ईरान ने एक अनाउंस कर दिया है कि जो 2000 मीटर उसकी माइल की हमने अपने मिसाइल पर पाबंदी लगाई हुई थी तो उस पाबंदी को हमने खत्म कर दिया कल से। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास 24/7 बेसिस पे मिसाइल तैयार हो रहे हैं और 2000 का मतलब है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि जब अमेरिका ने कोशिश की कि किसी तरह से स्टैग्नेंट कर सके, ईरान को रोक सके, ईरान की तरक्की को भी रोक सके, तो यूएसए के अलावा हमने देखा चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, इवन पाकिस्तान के साथ भी ईरान के रवाबित अब बेहतर होने लगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने बिल्कुल उसको रोक दिया या आपने उसे एक वैक्यूम में डाल दिया। उन्होंने दीगर मुल्कों के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश की, साथ ही साथ अपनी वेपनरी पावर को भी इम्प्रूव किया। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ रिजीम चेंज नहीं है? कभी भी हम जो हिस्ट्री देख रहे हैं, यूएसए ने नहीं चाहा कि इराक और ईरान ये फ्लरिश करें बिकॉज ये वो मुल्क है जिनके पास ऑयल है। इनको क्या फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना एक्चुअल मकसद है यूएसए का? देखिए, जब किसी मुल्क को कमजोर, पहली तो बात यह है कि ईरान को कमजोर क्यों किया जाने का एक मुसम्मम इरादा रखा हुआ है इजराइल ने और यूएसए ने, अमेरिका ने। उसकी वजह ये कि ईरान एक वाहिद मुल्क है जिसने मज़ाहमत दी है इस पूरे खित्ते में इजराइल को, तो लिहाजा उस मज़ाहमत को 3 फोर्सेस थी बड़ी, 4 बल्कि। एक थी हमास, उसको ख़त्म कर दिया तकरीबन, हालांकि नज़रियात ख़त्म नहीं होते हैं, नज़रियात तो जिंदा रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी मिलिट्री जो अस्करी क़ुव्वत है उसमें काफ़ी दरार पड़ गई है, काफ़ी नुकसान हो गया है। इसी तरह हिजबुल्लाह, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसी तरीके से सीरिया की रेजिम चेंज जो की है, बाशर असद जो थोड़ी आंखें दिखलाते थे और ईरान के वो फेवर में थे और ईरान से सपोर्ट लेते थे, तो उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। अब पीछे एक ही मुल्क बचा है, तो वो नहीं चाहते कि जो इजराइल की दरीना ख्वाहिश है कि किसी तरह भी कोई उनकी मज़ाहमत न कर सके और उनके हेजमनी पूरे इलाके में जारी रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हेजमनी पूरे इलाके में हो गई, क्योंकि अरब मुल्क तो कोई नहीं बोल सकता इजराइल के सामने नहीं खड़ा हो सकता। ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी तो खित्ते में अब बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि ओवरऑल सिचुएशन आगे वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सादिया, अब ये सिचुएशन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है। एब्सोल्युटली, और सबसे ज़्यादा नुकसान आपके खित्ते को होगा, और इस खित्ते में पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। इसके साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक। वील सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। एज वी सेड इट इन आवर ओपनर कि क्रिकेट की दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है वो इस वक्त बहुत हाई टेम्परेचर पर है। सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी की बात यह है कि चंद लोग घबरा रहे थे कि अपना सुपर सिक्सेस का मैच पहले हम खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड से, क्या होगा। फिर पाकिस्तानी अंडर-19 टीम ने बताया कि भाई क्या होगा, 8 विकेटों से हराया न्यूजीलैंड को। और हम अक्सर ये बात कर रहे थे कि हमारे बैटर्स क्या कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने देखा कि इससे पहले समी वाज डूइंग सो गुड। लेकिन ना सिर्फ अली रज़ा बल्कि उसके अलावा अब्दुल सुबहान को हमने देखा। अब्दुल सुबहान ने कल 4 विकेटें ली, अली रज़ा ने 3 विकेटें ली। सो बेसिकली जल्दी कंटेन करने का फ़ायदा हासिल किया पाकिस्तान और सादिया, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको देख के बड़ा मज़ा भी आ रहा था कल के कीवीज़ को बिल्कुल शाहीन ने शुरू से ही दबाव में रखा, इब्तिदा से कीवीज़ को दबाव में रखा, जिसका भरपूर फ़ायदा हुआ। 110 रन पर ढेर कर दिया। उधर PSL के 11वें सीज़न की तैयारियों ने भी ज़ोर पकड़ लिया है। और क्यों ना हो, गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के आगाज़ पहली मरतबा नीलामी के ज़रिए
लिए स्क्वाड बनाने के फैसले ने लीग को नया रंग ज़रूर दे दिया है, जबकि दो नई टीमों की शमूलियत से मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने वाला है। कौमी सतह पर नौजवान खिलाड़ियों की कामयाबी, लीग में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। महीनों में पाकिस्तानी क्रिकेट को एक नई मरहले में दाखिल होता हम देख रहे हैं। और साथ साथ इस पर हमें क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कल जिस तरह से शाहीन की परफॉर्मेंस हमने देखी, दिल तो खुश हो ही गया, साथ साथ बड़े प्रोमिनेंट नजर आए समीर मिन्हास हमें कल। और देखिए, पाकिस्तान अंडर 19 की बात करें तो जिस तरीके से आपको पता है एशिया कप के अंदर हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया। अगर आप रियलिटी की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर के ऊपर हमारा समीर मिन्हास पे ज्यादा, आपको पता है पाकिस्तान हमेशा रिलक्टेंट रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल उसने परफॉर्म किया था 59 में 76 अपना उसने स्कोर किया है, लेकिन जो एक पेस को अपना उसने बरकरार रखा, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट विकेट। आपको पता है जब भी उसने ऊपर टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म किया है, आपने मैच जाके जीता है। बॉलिंग यूनिट में आप बात करें तो अली रजा की जहां पर हम बात करते हैं तो शायद थोड़ा सा मैं कहता हूं कि गलत होगा अगर मैं सयाम की बात ना करूं। सयाम जितना वो इंजरी प्रोन पीरियड में रहा है, या अब्दुल सुबहान की बात करें, वो एक वो लड़के हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए अंडर 19 के लिए बड़े मुश्किल टाइम में आके परफॉर्म किया। सुबहान की स्पेसिफिकली बात करें, कल भी उसके जो 2 से 3 ओवर्स आपको पता है मेडिन रहे, उसने प्रेशर ज्यादा कंटेन किया, क्योंकि जब न्यूजीलैंड 50 या 51 पे एक खिलाड़ी आउट था तो लोग कंपेयर करना शुरू हो गए थे कि इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की क्या परफॉर्मेंस थी और हमारी लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वो बैक टू बैक पाकिस्तान ने प्रेशर मेंटेन करके रखा, दैट शोड के पाकिस्तान टीम बॉलिंग वाइज कितनी मेंटली स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज शायद आप भी एग्री करेंगी, बहुत से लोग इस चीज पे एग्री करते हैं, वॉट एवर द रिजल्ट इज अंडर 19, जरूरी नहीं कि अल्लाह, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे हम जीते, खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं जीत सकते, लेकिन जो सेट ऑफ इस वक्त जो मैनेजमेंट इनके साथ मौजूद है, जिसमें सरफराज भाई हैं, जिसमें आप शायद अंजुम की बात करते हैं या बात कर ले रौफ इफ्तिखार की, इनको खुदारा रहने दें थोड़ा सा। देखें मसला क्या होता है अंडर 19 के अंदर, ये लड़के आते हैं, अली रजा की बात करते हैं, अली रजा को तो हाइप मिल गई ना, क्योंकि उसने सियालकोट रीजन को भी जितवाया, पीएसएल में परफॉर्म किया। ये मैं सुबहान की बात कर रहा हूँ, सयाम की बात कर रहा हूँ, मिनास की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लड़के हैं, ये आते हैं लेकिन एकदम लाइमलाइट से गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो अंडर 19 और पाकिस्तान इतना बड़ा गैप है, वो दलदल इतना बड़ा है कि लड़कों को नजर नहीं आता लड़के गए किधर हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करना, और खास करके जो मैनेजमेंट स्टाफ पीछे आपने बिठाया है उसको कंसिस्टेंटली पाकिस्तान अंडर 19 के साथ रखना। हमारा अगला मैच इंडिया से होने जा रहा है, ऑब्वियसली बीच में हमें टाइम मिलेगा, हम उस पर बात करेंगे। संडे को मैच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिया ग्राउंड में खेलने आएगा तो उनका सबसे बड़ा जो हदफ होगा वो समीर ही होगा, और उनको पता है कि हमारी बाकी की टीम शायद उतना रेडी भी नहीं होगी मेंटली कि समीर अगर अच्छा नहीं करता है तो फिर हमें टेकअप करना है। सो व्हाट आर वी प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया, आपको लगता है? दूसरी चीज़ ये कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी हमने एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, मीडिया में एक प्रेशर बिल्ड था कि हमारा पहला ही मैच सुपर सिक्सेस का इतना हंगामी है, बड़ी टीम है, तो क्या मुश्किल हो सकती है। लेकिन बॉयज़ डिड वेल, हम इससे पहले एशिया कप में इंडिया को हरा चुके हैं। सो एक प्रेशर ज़रूर है इंडियन टीम पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दे विल कम विद इट। उस वक्त वो शायद समीर से अवेयर नहीं थे, अब होंगे। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो भी यहाँ पर है। अनफॉर्चुनेटली हम जो पहला मैच इंग्लैंड से हारे थे, वो तो आपको पता थोड़ा कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में भी साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा जो एक इशू है पाकिस्तान अंडर 19 टीम की स्पेसिफिकली बात करें इस वक्त, कि जो कल मैच आपने बहुत जबरदस्त जीता, लेकिन दूसरे एंड पे आपको पता है इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच भी हो रहा था, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो उनको रन का जो एक फायदा होता है वो तो ऑब्वियसली उनकी पॉजिटिविटी में जा रहा है। लेकिन ये मैच ऐसा होता है पाकिस्तान इंडिया की, जब आप बात करते हैं इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर मैच होता है कि बड़े से बड़ा प्लेयर भी आपको पता है कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को नहीं ले सकता उस दिन। सबसे चीज अगर आप मैचअप पे जाते हैं तो मुझे पता है सूर्या जिस तरीके की वहां पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपना अंडर 19 के अंदर, वो एक ज्यादा बड़ा टारगेट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान उसको परफॉर्म नहीं करने दिया था अपने मैच के आगे अगेंस्ट जो एशिया कप के अंदर हुआ था। उनको इसका पता है कि समीर मिन्हास इनकी टॉप कंटेंडरशिप बैट्समैन है, उसको हमने आउट करना है, तो हम पूरा प्रेशर पाकिस्तान पर डालेंगे। और वो रियलिटी भी है, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर स्टिल मैं कहता हूँ स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आता है। फरहान ने कहीं ना कहीं अच्छी इनिंग जरूर उसने कैप्टनशिप वाली खेली, लेकिन पैचेस में खेली हैं। लेकिन इंडिया को एक चीज का पता है कि पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर मौजूद है। उनको इस चीज का जरूर पता होगा कि हमने उस प्रेशर को कैसे इनहेल करना है, खास करके इनकी बॉलिंग को अटैक कैसे करना है। मैंने सुबहान की बात की, सयाम की बात की, या अली रजा की बात करें, उनको किस तरीके से आपने काउंटर अटैक करना है, ये जरूर इंडिया के जेन में होगा, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ एरर अब आपके पास है नहीं, आपने उस मैच को अच्छे मार्जिन से जीतना है। क्योंकि वो रन रेट वाला मामला मैंने कहा ना कहीं वो बीच में आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और भी मैच है, शायद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का शायद मैच, अगर मैं गलत नहीं, मैंने भी इसको ब्रेकडाउन का पढ़ा नहीं है,
वो भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो न्यूजीलैंड जीता है तो पाकिस्तान की शायद ईज अप होके खाली आपने मैच जीत के आपने आगे क्वालिफाई कर लेना। तो देखने वाली बात है कि आपकी स्ट्रैटेजी के साथ हम जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, हाई होप्स हैं जिस तरीके से लड़कों ने परफॉर्म किया। मैंने कहा ना कि खुदा ना खास्ता रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता तब भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इन लड़कों को। ऑब्वियसली यंग एज है। एप्रिसिएशन तो बनती है, लेकिन वी ऑल नो अवैस के वर्ल्ड कप अराउंड दी कॉर्नर है। तो अगर हम समझें कि जो टीम है पाकिस्तान की जो शाहीन है, उनकी तैयारी इस वक्त तगड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि अभी कैंप भी लगा हुआ था रिसेंटली, तो माइक हैसन को हम देख रहे थे कि 1-on-1 जाके एक एक प्लेयर के साथ वो बिजी भी दिखाई दिया। और फिर मॉडर्न डे क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं इस वक्त इस वर्ल्ड कप में? देखिए, आप बड़े सीनियर वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं। ऑब्वियसली 10 से 11 दिन रह चुके हैं इस वक्त। लूप होल्स तो अभी भी हमें नजर आते हैं काफी सीनियर टीम की अगर हम बात करें तो। लेकिन यही टीम है, इसको बैकअप करना है इस वक्त। बैटिंग यूनिट की बात करें, मिडल ऑर्डर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। माइक हैसन ने कहा कि बाबर आजम को एक नया रोल दिया जाएगा, नॉट कंफर्म्ड येट, पता लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या उनको रोल दिया जाता है। लेकिन बातें हो रही थी कि शायद चौथे नंबर पे खिलाया जाए, जो कि उनको सूट नहीं करता। जब फील्डिंग खुली होती है तो उनको रन्स निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। फखर जमान को देखते हैं वो कहाँ पर खेलेंगे। फिर आपके पास ख्वाजा नाफे को भी आप बीच में इंक्लूड करके लेके आए हैं, विकेट कीपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन उनको खिलाते हैं, खाली बैट्समैन का आपने जेन में रखा है। बॉलिंग यूनिट की बात करें, आप 3 पेस बैटरी के साथ तो जा रहे हैं, शाहीन के साथ हैं आप इस वक्त। नसीम शाह को अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक पे जाएं तो अगर ये 3 फास्ट बॉलर्स आपके काम नहीं देते, आपको नहीं परफॉर्म करते, तो आपके पास बैकअप प्लान फास्ट बॉलर का क्या आपके पास नहीं है। डेथ ओवर्स की बात करें, आपके पास डेथ ओवर का फास्ट बॉलर इस वक्त मौजूद नहीं है। हारिस रऊफ को इस टाइम निकालना, आई नो कि वो उनके आड़े जरूर आ गया, वो जो फाइनल वाला मामला था एशिया कप वाला, लेकिन शायद गलती सेंस में थी, क्योंकि वो जो एक पेस बैटरी आपको खास कर 30 minutes to go or 40 sorry I have 30 or 40 seconds to go. What do you think पाकिस्तान क्या फैसला लेने जा रहा है being a part of this World Cup? चाहे हम श्रीलंका में ही खेल रहे हो, are we going to back off या फिर हम कुछ और करने जा रहे हैं? देखिए, आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। खुद भी जज्बात तो होते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके की ग्लोबिंग खेली है, बहुत ज़बरदस्त खेली है। 1.5-2 साल में अगर मोहसिन नकवी साहब की बात करें, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त ग्लोबिंग तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के अंदर हलचल मचा के रखी है, और वो मची भी है। कल आप देखें, जब ये बात हुई, वज़ीर आज़म की जब तस्वीर आई तो पूरे इंडियन मीडिया के अंदर आग लगी थी। व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो बड़े एंटिसिपेटेड थे। 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप इंडिया का मैच बायकॉट करोगे, या वो जो भी कहा है कि काली पट्टियां पहन के आप खेलते हो, बायकॉट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आईसीसी इवेंट बायकॉट करना, दैट मींस कि आपको सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगती हैं। आप एशिया कप आने वाले T20 में आप नहीं जाओगे, पीएसएल में जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स उनका इशू बन जाएगा। बहुत सी चीजों का आपको देखना पड़ता है। फाइनेंशियल नुकसान भी होगा। पाकिस्तान कभी प्रोबेबली इस स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाएगा, लेकिन जो भी कर रहा है पाकिस्तान, उसने इंडिया पर दबाव इस वक्त जरूर डाला है। अवैस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा, अब हम भारत की बात कर ही रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप से पहले भारत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये उनकी अपनी स्टर्ड अप गलतियां हैं जिनका सामना वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऐसी चीज़ हुई है जिसने खटाई में डाल दिया है कि भारत में वर्ल्ड कप होने जा भी रहा है T20 का या नहीं। और वो ये कि भारत में निपा वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद खित्ते में एक तशवीश है। मशरकी भारत रियासत जो मगरबी बंगाल है, वहाँ पर कम से कम 5 मरीज़ ऐसे हैं जिनमें निपा वायरस की तशखीस हुई है। इसके अलावा तकरीबन 110 से ज़ायद लोग हैं जो कि इन पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। एग्जैक्टली। और अब चीन भी, चीन में भी खर्चात बढ़ने लगे हैं, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब चीन के कमरी सालिना के मौके पर करोड़ों अफराद सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया पर खर्चात खुलकर सामने आए हैं। कहीं नए लॉकडाउन का खौफ ज़ेर बहस है, तो कहीं भारत से सफ़र आर्जी तौर पर रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। इस तनाजुर में अब ऑब्वियसली चीन ने नीपा वायरस को निगरानी में रखा हुआ है और एक मोहलिक बीमारी की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। नीपा वायरस की कोई वैक्सीन या फिर मखसूस इलाज मौजूद नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सरहदी निगरानी, सफरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। विद दैट हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल सी यू आफ्टर दिस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की हम बात करने लगे हैं, यानी कि कराची में सानेहा गुल प्लाजा ने सिर्फ एक इंतज़ामी बहरान को नहीं बल्कि एक मुकम्मल सियासी महाजराई को जन्म दिया है। MQM की जानिब से जुडिशल कमीशन इस्तीफ़ों के मुतालबात और सिक्योरिटी वापस लेने के इल्ज़ाम तो हैं ही, लेकिन एक के बाद सूबाई हुकूमत दिफाई पोजीशन में दिखाई दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी इसे सियासी दबाव करार दे रही है। फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफ़े मांगने का मुतालबा किया है। नया माह ज़रूर खोल दिया। एट द सेम टाइम गौहर, हम ये भी देख रहे हैं कि शर्जील मेमन ने बड़े सख्त लहजे का इस्तेमाल किया और MQM को चैलेंज किया। उन्होंने इस्तीफ़ों की पेशकश की, साथ ही जमात इस्लामी भी मैदान में उतरी और पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को ही तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर आपने नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। एक्चुअली इस पूरी सूरत हाल को जब हम देखते हैं गौहर, तो क्वेश्चन दिमाग में एक यही आता है कि कराची की गवर्नेंस एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सूबाई और वफाकी खींचातानी की नज़र हो गई है। और ऐसे में क्या कराची, जो कि मसाइल का गढ़ है, इतनी सारी मुश्किलात हैं, ऐसे में क्या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी में ही ख़त्म हो जाएगा या जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं कराची के उनको भी कोई रिजॉल्व करने की तरफ आएगा? इसी पर बात करते हैं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या लगता है, क्या गुल प्लाजा सानेहा अब इंतज़ामी नाकामी से निकलकर मुकम्मल सियासी बहरान की तरफ जा रहा है? जब हम सूबाई और वफाकी सतह की ये कशमकश देखते हैं, गुल प्लाजा तहकीकात को ये मुतासर नहीं करेगी और लोगों को इंसाफ कैसे मिल सकेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। बात ये है कि मैं पहले दिन से हर टीवी शो पे यही बात कर रही थी कि गुल प्लाजा सानेहे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, लेकिन हम क्या करें। इस शहर की जमात MQM हर मामले को पॉलिटिसाइज करती है और लोगों को डाइवर्ट करती है। वो ये काम करने में इस दफा भी पेश है। MQM हुकूमत की मदद के लिए आगे आती, अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होती हैं। ये मुश्किल वक्त है। इसमें बहुत लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ों की इसमें अभी लोगों को दोबारा उनके पैरों पे खड़ा करना है। जिनकी प्यारे चले गए हैं उनको एक तसल्ली देनी है। उनके प्यारों की बॉडीज उनके हैंड ओवर करनी है। लेकिन माजरत के साथ कि MQM रहनुमाओं ने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। और रोजाना एक नए इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे MQM वो तो सादिया साहिबा ये कह रही है कि पॉलिटिसाइज आपने किया इस मामले को, जब आपने सिक्योरिटी ले ली। जब सिक्योरिटी ली गई MQM रहनुमाओं से तो क्लैरिफाई नहीं, कोई मजीद नोटिफिकेशन नहीं दी गई। एक्चुअली सिंपली ये कह दिया गया कि चूंकि हमने गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, इसलिए हमारे साथ ये हुआ। देखें, इस बात की कली तरदीद कर दी गई थी कि MQM के किसी रहनुमा से जो है वो सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM की हमेशा आदत है हर इश्यू को जो है वो पॉलिटिसाइज भी करते हैं और उसका बतंगड़ बनाते हैं। लेकिन मैं आपके शो के भी तवज्जुह से इस चीज को डिनाई कर रही हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने MQM के जिन रहनुमाओं के पास सिक्योरिटी थी उनसे वापस नहीं ली। अच्छा, ठीक है सादिया साहिबा, लेकिन हम सानेहा गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं और सानेहात इस तरह से तबातुर के साथ हो भी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सिंध की अपनी फॉरेंसिक लैब है। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक उसके साथ इश्यूज़ हैं। आखिर वो लैब कब फ़ाल होगी और सिंध गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है इस वक्त? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि फोरेंसिक लैब में एक डिले है। पहले बन जानी चाहिए थी। जाहिर सी बात है नहीं बनी है। कुछ रीजनिंग है, लेकिन गवर्नमेंट की कोताही है। लेकिन अब उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक वो फाल हो जाएगी।
सादी साहब, जी। आपको क्या लगता है ये मामला यहाँ तक ये नौबत पहुंची ही क्यों कि सिंध हुकूमत से ये कहा जाए या इस तरह की बातें गर्दिश करने लगे कि जी अब तो विफाक का हिस्सा होना चाहिए कराची को? ये क्यों बात हुई? कौमी असम्बली में भी इसकी बाज़गश नजर आती है, सिंध असम्बली में भी इसकी बाज़गश नजर आती है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि जब मुर्दा घोड़ा होता है ना, उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं। और सही। एमक्यूएम वालों के पास और कोई जब बात नहीं रह जाती तो कराची को वफाक के हवाले करो, कराची को फौज के हवाले करो। कराची 2000 में 2000 से 2008 तक जी। जब परवेज मुशर्रफ साहब इस मुल्क के हुक्मरान थे, जी। तो वो डायरेक्टली कराची को ऑपरेट करते थे इस्लामाबाद से, सही। और उनके सहूलतकार थे एमक्यूएम वाले। उस वक्त इस शहर में बहुत बड़े बड़े सानिया हुए। तो क्या उस वक्त फिर तो वो तजुर्बा तो नाकाम ही हुआ ना, और वो सानियात हुए, उन पे कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो एमक्यूएम जो है वो अपने आप को इस शहर में रेलेवेंट रखने के लिए, हम्म। हेडलाइन न्यूज में रहने के लिए इस तरह की बातें करती है। ना कराची शहर वफाक के हवाले हो रहा है, ना किया जाएगा। कराची सिंध का दारुल खलाफा हम्म। है, सही। दारुल खलाफा रहेगा। लेकिन सादिया साहब, इस तरह की सियासी नौराकुश्ती तो हम ऑन एंड ऑफ उसी वक्त देखते हैं ना जब कुछ इलेक्शन की बाज़गश होना शुरू हो जाती है। तो क्या अभी इस वक्त ये अज्यूम किया जा सकता है, और प्लीज़ एक क्वेश्चन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इस वक्त जो सानिया गुल प्लाजा की सिचुएशन है, बास बॉडीज़ स्टिल अब भी ऐसी हैं जो कि उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है, तो क्या सिंध हुकूमत इस वक्त उनको भी उसी तरह से इक्वली ट्रीट करेगी, या फिर उन, क्योंकि फैमिलीज तो उसी तरह से इक्वली सफ़र कर रही हैं ना, तो क्या फाइनेंशियली उस तरह से अब उनको भी ट्रीट किया जाएगा जो मिसिंग है, या फिर ऐसी बॉडीज़ जिनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल जिन बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनके डीएनए नहीं हो सकते, इसीलिए उनके फैमिली से उन लोगों की टेलीफोन नंबर्स, बाकी डिटेल मांगी जा रही है। ओके। गवर्नमेंट उनको साइंटिफिकली चेक करेगी, अगर उनकी गोल प्लाजा में प्रेजेंस होगी, क्योंकि देखे ना जो भी था वो अंदर उनकी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा, साइंटिफिकली इस चीज को चेक किया जाएगा। और सही। अगर वो लोग वहां होंगे तो उनको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट उन तमाम लवाहिकीन के साथ है जिनके प्यारे गुल प्लाजा में गए हैं। साद साहिबा, एक तो ये जो आप कह रही हैं कि एमक्यूएम हमेशा से अपनी सियासत से अपने आप को पॉलिटिक्स में रखना चाह रही होती है, लेकिन कल एक ताजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई हल नहीं नज़र आता, अब कराची को जो है वो आर्मी चीफ साहब के हवाले कर देना चाहिए। ऐसी आवाज़ें ताजिर बिरादरी में से भी निकल कर आ रही हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ है, ये एक तरफ है, तो लोगों के अंदर ये जो एक एक डिसअपॉइंटमेंट है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, ये देखिए, आपसे। जी। एक जी। हादसा हुआ है, एक हादसा हुआ है गुल प्लाजा में, और उसको गवर्नमेंट इंक्वायर भी कर रही है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन लोगों की मदद भी गवर्नमेंट कर रही है। अपनी अपनी लोगों की राय होती है। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी कराची, बहुत बड़े बड़े सानियात इस मुल्क के दूसरे शहरों में भी होते हैं। हम सही। ये नहीं कह रहे कि होने चाहिए, होते हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह की बातें नहीं की जाती, और ना इस तरह सही। जो है वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं। सही। कराची का प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी जो है वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश करता है। मैं तो क्या पॉलिटिकल इस फोर्सेस की इस बात कर, मोमेंट में सादिया साहिबा, मरियम साहिबा भी क्या अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं? उन्होंने कहा कि अगर सिंध को किसी तरह से भी मदद की ज़रूरत होगी तो वी आर रेडी टू हेल्प। अक्सर लोग देखिए, पंजाब की तरफ देख रहे होते हैं जब कराची के मामलात पे बात होती है, तो क्या वो भी पॉलिटिकल स्कोरिंग करें?
देखिए, मरियम नवाज साहिबा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट की, हेल्प की। ओके। चले देर से की 11 दिन गुजर गए हैं। हमें जरूरत पड़ी फोरेंसिक लैब की। लाहौर पंजाब के फोरेंसिक लैब से हमने सपोर्ट ली है। आइंदा भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर मैडम चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मरियम नवाज की नहीं, मैं यहाँ के पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रही हूँ। मैंने आपको मिसाल दी है कराची 2002 से 2008 तक जो था, वो जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई थी ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ साहब इस शहर को डायरेक्टली रन करते थे। और जब यहाँ 12 मई को एमक्यूएम के लोगों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को दाखिल नहीं होने दिया था जी, तो उन्होंने ठीक है। इस्लामाबाद सादिक में साहिबा, शाम आपका में पॉइंट तकरीर हमारे करके पास आ गया है। वक्त की कमी से माजरत के साथ हमें यहाँ पर इस सेगमेंट को ख़त्म करना होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वेल, यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक। वेलकम बैक। फिल वक्त हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मौसम की संगीन सूरत हाल होती जा रही है। पूरे मुल्क की भी अगर हम बात करें, बालाई इलाकों में अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये जो पूरा एंड ऑफ जनवरी से लेकर अर्ली फरवरी इसी तरह से ज़िंदगी को मुतासर कर देने वाली सर्दी और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि जो ताकतवर मगरबी हवाएं हैं, इनका सिलसिला बरकरार रहेगा और इसी की वजह से गौहर, चाहे फिर वो गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई अजला मज़ीद मुतासर हैं और वहाँ पर मज़ीद बारिश और बर्फबारी का भी खतरा ज़ाहिर किया जा रहा है। एग्जैक्टली और काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं जो कि अख्तियार करना ज़रूरी है। सवात में भी सूरत हाल जान लेते हैं। अनवर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अनवर, बताइएगा सवात में किन मुश्किलात का सामना है, ओवरऑल वेदर किस तरह है? गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अब थम गया है, लेकिन अब भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और बारिश का ये सिलसिला दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अगर मैं बात करूँ स्वात के बालाई मकामात की, जहाँ पे कालाम, मदियन, बहरैन और मलम जब्बा की, तो वहाँ पर बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों में आई हुई है और इस खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ भी उठा रही है। स्नोफॉल देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो गुज़श्ता 2 दिन से इन तफरीही मकामात में डाल रखे थे और वो इस इंतज़ार में थे कि लाइव स्नोफॉल देख सके और अपनी इस टूर को जो है या शानदार और यादगार बना सके। बर्फबारी की वजह से स्वात के मुख्तलिफ इलाकों के लिंक्स रोड जो थे वो बंद हो गए थे, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वहाँ खुर्दनूश की रसद का जो सिस्टम है वो फिर मुतासर हो जाता है। इसके अलावा स्वात के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिनकी बहाली पर काम जारी है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया ने कालाम और मलम जब्बा में जो कि स्वात की बालाई तफरीही मकामात है, बर्फ़ानी सयाहती इलाके हैं, वहाँ पर सयाहों को ये हिदायत की थी कि वो जब यहाँ पे आए तो अपने साथ स्नो चेन जरूर सो वेरी मच फॉर द डिटेल्स। वेल, तो ये सूरत हाल है और आपके पीछे अनवर मंजर भी बड़ा खूबसूरत हो रहा था। बर्फबारी जहाँ दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो मुंजमद हो जाती है। बालाई इलाकों में खास करके एक ये बड़ा मसला होता है कि रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और ओब्वियसली वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटेशन आपको नज़र आती नहीं है जो हमारे शहरी इलाकों में सूरत हाल है, चाहे फिर वो सड़कें हैं, अस्पताल हैं, खाना है, गैस की सप्लाई है, बिजली है। इन सारी वजूहात की वजह से हमें वहाँ के लोग ज़्यादा कंटेन हो जाते हैं। एबटाबाद का रुख करते हैं। वहाँ पर सयाहती मकाम में गलियात हो गया, आसपास हम देख रहे हैं बर्फबारी का सिलसिला थम तो गया है, लेकिन इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है कि लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, चाहे फिर वो छांगला गली अयूबिया हो और दीगर एबटाबाद के इर्द गिर्द के इलाके हों। मेन शाहराहें जो हैं वो बंद हो गई हैं। सरदार राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू सरदार राशिद, बताएगा क्या सूरत हाल नज़र आती है? अपेरेंटली ऐसे में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है आवाम को, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है सड़कों की? जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर में जो है आज हल्के बादल छाए हुए हैं। सूरज और जो बादल हैं, बादलों की आंख मचोली भी जारी है। अगर बात करें एबटाबादी मकाम गलियात है, जिसमें नथिया गली है, डूंगा गली है, युबिया है, छांगला गली, खानसपुर
और ठंडियानी के पहाड़ों पर भी जो है बर्फ़ तो पड़ी हुई है, तमाम गहरे काले बादल छाए हुए हैं और वहाँ पर सर्दी की जो शिद्दत है उसमें खासा इजाफा हो चुका है। जो मुकामी लोग हैं वो अपने घरों तक ही महदूद हैं, क्योंकि जो चंद दिन पहले जो बर्फ़बारी हुई थी तो मेन तो मरकज़ी जो शाहराह थी जो एबटाबाद को मरी से बनाने वाली रोड को तो खोल दिया गया था, ताम राब्ता सड़कें अभी भी जो हैं मतअद्दद देहात की जो बंद हैं और बाज़ इलाकों में ऐसे हैं जहाँ पे बिजली का निज़ाम इस वक्त भी दरोमरम है। अगर बात करें एबटाबाद के शहरी इलाकों की तो सर्दी की शिद्दत की वजह से जो है गैस के प्रेशर में खासी कमी आ जाती है और जो घरेलू सही। सार्फिन हैं सुबह के वक्त और शाम के वक्त उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौशे मलका कोहिसार की बात बड़ी इम्पोर्टेंट है करना। रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। एक बड़ी तादाद है टूरिस्ट की जो कि मौजूद हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ मुश्किलात का भी सामना है। आरिफ सईद से जान लेते हैं। आरिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, मलका सरमरी में बर्फबारी का सिलसिला जो वो वक्फे से जारी है, उनकी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। सर्दी शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा है। स्याहों को आज टूल प्लाजा से यहाँ पर उनको रिलीफ दिया गया कि वो स्याह जो मरी जा सकते हैं। इस वजह से स्याहों की खासी तादाद यहाँ पर पहुंची है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और बर्फबारी के नज़ारों से जी बरकत मलका सरमरी ने सफेद चादर ओढ़ ली है और स्याह इस खूबसूरत नज़ारों से जी बरकत। मेरे साथ इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मरी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ के उन्होंने क्या इंतजामात स्याहों की सहूलियत के लिए कर रखे हैं। जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो मरी के अंदर मौसम सरमा है वो रूटीन से ज़रा ज़्यादा है। इस दफ़ा बर्फ़बारी का जो क्वांटम है वो आम रूटीन से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें और हमारे मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल तरह से इक्विप किया है ताकि वो तमाम टूरिस्ट को भी और लोकल आबादी को भी बैक वक्त फैसिलिटेट कर सकें। तो हमारी जो ट्रैफिक के हवाले से हमने जो बताना था वो ये है कि हम कभी भी ट्रैफिक को उस टाइम तक नहीं रोकते जब तक कि किसी की जानी और माली नुकसान का खदशा ना हो। आज भी जो कल और आज के दिन में अनप्रेसिडेंटेड बर्फबारी हुई है, हमने कोई ट्रैफिक को रोका नहीं है, बल्कि अभी भी रवान दवा है और हमारी जो हाईवे की CNW की टीम्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरे शहर को और इसके साथ साथ रूरल एरिया को भी कवर किया है और बर्फ़ की सफाई इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से हुई है। ये मरी की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। जी जैसा कि इस सब ने बताया कि यहाँ पर हमने बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं, जबकि एक्शन हाईवे हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रोडों की सफाई क्लियरेंस का क्या इंतजाम कर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जिस तरह 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी, उसमें हमने पहले दिन में ही सारे मेन रोड्स खोल दिए थे और उसके अगले दिन हमने जो है 40% लिंक रोड्स को ओपन कर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा से आज स्पेल आया है और आज भी हमने सारे जो हैं अपने मेन रोड्स खोल दिए हैं और इंशाल्लाह कल तक हमारे बाकी के लिंक रोड्स जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। थैंक यू। जी जैसे कि एक्शन साहब बता रही थी कि उन्होंने मरी के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते जो वो खोल दिए हैं और इस टाइम तमाम जो रास्तों से बर्फ जाना सफाई का अमल खत्म कर दिया। आरिफ आफ्या के रोड्स को खोल दिया गया है, बर्फ को हटा दिया गया है, लेकिन ये भी कि ये क्वांटम इससे पहले हमने देखा नहीं। काफ़ी अरसे मरी में इस तरह की बर्फबारी नहीं हुई है। जहाँ लोग इसे इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर हम बार बार अपने जो व्यूअर्स हैं उनको वार्न भी कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे टाइम को इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन जब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी इक्विप्ड हो और आप अपना ख्याल भी रखें। अनवर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान PDMA KP। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अनवर साहब सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली ये ऐसे टाइम होता है, लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और अपर एरियाज़ में बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन क्या खुद आप ये सजेस्ट करते हैं कि इस मौसम में जहाँ एक्सट्रीम बर्फबारी का होता है सामना लोगों को, वो आएँ टूरिज़्म के लिए यहाँ पर? बिल्कुल जी, जिस तरह इस मरतबा बर्फबारी हुई है, रिकॉर्ड की गई है बालाई इलाकों में। लोगों को शौक होता है और दूसरा ये है इंतज़ार में रहते हैं कि जब बर्फबारी होगी तो हम बालाई इलाकों में जाकर एंजॉय करेंगे। तो दूसरी जानिब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जिनसे जो है सयाहों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मरतबा जो है पहले से ही हमने प्लान तरतीब दिया हुआ था। महकमा मौसमियात ने जिस तरह प्रेडिक्शन की थी 22 जनवरी को कि शदीद बर्फबारी का जो है इम्कान है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और उसके साथ रोड ब्लॉकेजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मुश्किलात सामने आएंगी। तो पहले से ही हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उसको साथ लेकर जो है हमने एक एडवाइजरी जारी की और तमाम सयाहों को जो है हमने पहले से अलर्ट रखा। तमाम मशीनरी जो थी वो फील्ड में मौजूद थी ताकि इस तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या सामने ना आए। और जिस तरह की बर्फबारी हुई है और उसके बाद जो है रोडों की बंदिश थी
तो उनको जो है टाइमली जो है हमने क्लियर करवाया है वहाँ अच्छा, पे। टाइमली की अभी भी बात काफ़ी आप ज़्यादा तो कर तादाद रहे में जो हैं, है लेकिन सयाह हैं। अभी शहजाद साहब ये कुछ रियल टाइम सिचुएशन में कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ सयाह फंसे हुए भी थे या फिर उनकी जानिब से कहा गया कि जी उस तरह से बेहतर इंतजामात नहीं थे, तो फिल वक्त सिचुएशन क्या है? देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा रोड ब्लॉक थे। तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के जलियात के इलाके थे, मीर था, मालाकंड था, चतराल, ऐसे इलाकों में सयाह काफ़ी ज़्यादा जाते हैं बर्फ़बारी को एन्जॉय करने के लिए। तो वहाँ पर जो है रोड जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस मरतबा जो काफ़ी जो स्नोफॉल हुई है, तो स्नोफॉल की वजह से रोड सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन मशीनरी के और टाइमली इस्तेमाल के साथ जो है उनको जो है हमने अभी जो 2 स्पेल बड़े गुज़रे हैं 22 से 25 तक 25 से 27 जनवरी तक जो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, तो उसके मुताबिक जो है हमने तमाम चीज़ें जो है क्लियर कर दी थी। अभी भी सयाह काफ़ी तादाद में जो है मौजूद हैं वहाँ पर और सही। रोड्स जो हैं तकरीबन सारे क्लियर ही हैं। केपी में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सयाह कहाँ पर विटनेस किए गए हैं इस दफ़ा? और ये कि अब मज़ीद क्या इंतज़ामात हैं? क्या कुछ लोग फँसे भी हुए हैं? और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग बर्फ़बारी की वजह से स्टक हो जाते हैं? अ, मालाकंड डिवीज़न जो है हमारे पास चतराल है, चतराल लोअर, चतराल अपर, दीर लोअर, हुँ, ये ऐसे इलाके हैं जो सीनरी के लिहाज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जहाँ पर ज़्यादा सयाह जो हैं वहाँ पर जाते हैं। सही। इसके अलावा जो है हमारे पास एक गलियात का इलाका है जहाँ पर लोग जो सयाह जो हैं वो पहाड़ों का रुख करते हैं। तो चतराल और दीर अपर, दीर लोअर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है जिसकी वज़ह से रोड जो है ब्लॉक। आपको पता है लवारी टनल जो होता है वो तो जी, विंटर के सीज़न में बिल्कुल बंद ही रहता है। राइट। लेकिन इस सीज़न में जो है हमने काफ़ी कोशिश करके लवारी टनल को भी जो है क्लियर करवाया है। उसके साथ-साथ जितने भी चतराल के जितने भी रोड्स थे उनको क्लियर करवाया। अभी तक ऐसी कोई इत्तला मिली नहीं है कि कोई सयाह फँसा हो। तमाम के सही। तमाम इंतज़ामात जो हैं वो कंप्लीट हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जो है हमने एडवाइज़री जारी की हुई है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट, पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो वहाँ पर गश्त कर रही है। इस तरह का कोई सिचुएशन अच्छा, कोई वाक़या जो है शहजाद सामने साहब, आप आगे कितने वक्त के लिए जो स्नो की प्रेडिक्शन है वो की जा सकती है? और साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जाड़े में ऑब्वियसली लोग घूमना चाहते हैं, बाहर निकलते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, तो इस वक्त अगर इनिशियली कोई सयाह फंस जाता है तो इनिशियली वो खुद से क्या कर सकते हैं? देखिए जी खैबर पख्तूनख्वा की जो पीडीएमए का कंट्रोल रूम जो है वो 24/7 एक्टिव रहता है। इसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कंट्रोल रूम्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं। रेस्क्यू 1112 का जो हमारा कंट्रोल रूम है वो 24/7 एक्टिव रहता है। ओके। 1700 जो है एक हमारी हेल्पलाइन है, जो 24/7 एक्टिव रहती है। अगर कोई सयाह फँस जाता है या कोई मुश्किलात हो सामने आती है, तो 1700 पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके जो है हेल्प जो है माँगी जा सकती है। ऐसे राइट। इलाके हैं जहाँ पर जो है मशीनरी का पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, रेस्क्यू टीमें हुँ, जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय होती हैं। राइट, टूरिज़्म का जो अमला है वो वहाँ पर डिप्लॉय होता है। राइट। तो इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आए तो 1700 जो है हमारी हेल्पलाइन है, वहाँ से हेल्प जो है ले सकते हैं। अनवर साहब, ये राइट। बताइएगा कि कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपकी रेस्क्यू टीम के मेंबर्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, जहाँ से उनका पहुँचना और लोगों को रेस्क्यू करना कन्वीनिएंट है? ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि आपके रेस्क्यू एहलकार तो वहाँ मौजूद रहते हैं, तो कौन से इलाकों में डिप्लॉयड हैं? और ताकि हमारे अवाम को भी ये बात पता चल सके। देखिए जी 22 से 25 जनवरी तक जो है एक स्पेल था, फिर 25 से 27 तक था। अभी जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, अभी जो है 3 फरवरी से जो है ऑनवर्ड 8 फरवरी तक जो है दूसरा स्पेल आने वाला है। जी, जी। तो विंटर के शुरू होने से पहले ही जो है हमारी जितनी टीमें होती हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स में टीमें होती हैं, रेस्क्यू टीमें होती हैं, मुतल्लिका इदारों की जो टीमें होती हैं, सिविल डिफेंस की जो टीमें होती हैं, उनको हम पहले से डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, मालाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न ये 2 डिवीज़न हमारे पास इस तरह हैं जहाँ पर ज़्यादा सयाह आते हैं, स्नोफॉल को जो है वहाँ पे एन्जॉय करते हैं। ओके। टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होता है, तो वहाँ पर जो है हमने डिप्लॉय किए हैं। चतराल अपर है, चतराल लोअर है, हुँ, दीर अपर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सयाह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जो है सब की सब टीमें जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। सारे तमाम के तमाम रिसोर्सेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं।
तमाम कंट्रोल रूम जो हैं हमने एक्टिव रखे हुए हैं। ठीक, तमाम कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं और ये भी अच्छी बात है कि कुछ ऐसी हेल्पलाइंस हैं जिस पे सयाह अगर फंस जाते हैं, उनको कोई मुश्किलात होती है तो वो कॉल भी कर सकते हैं। पीडीएम के तर्जमान अनवर शहजाद हमारे साथ मौजूद। सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सादिया, सिचुएशन ये है कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इनिशियली क्या कर सकते हैं। आपकी गाड़ी कितनी इक्विप्ड होनी चाहिए, आपके पास क्या गाड़ी में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो उस शॉवल से जो आप जितनी बर्फ आप साइड पे कर सकते हैं और फिर आपकी गाड़ी के क्या हीटर्स वर्क करेंगे, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। तो एक मेरे ख्याल में एक रिमाइंडर ज़रूर होना चाहिए आपका जब आप ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं अपनी केयर के लिए। अच्छा, इन सारे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर, हमने देखा है कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं और हम अक्सर कराची के मसाइल के बारे में बात करते करते शायद आप दीदा भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। देयर आर टाइम जब हमें लगता है कि यार इतने मसाइल हैं, इनका हल कब निकलेगा। और इसमें से शायद एक बहुत पुराना मसला फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स, और शायद हम कराची में जब से पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि कराची में रेबीज़ का कोई ना कोई केस हम देखते हैं आना शुरू होते हैं। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पेश आते हैं और ऐसे वाक़यात में हम ये देखते हैं कि जब ये बढ़ने लगते हैं तो आपको रेबीज़ की वैक्सीन भी कई बार दस्तयाब नहीं होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कराची में भी पेश आया जहाँ पर रेबीज़ से एक बच्ची मुतासिर हुई और उसके बाद दम तोड़ गई। बिल्कुल, रेबीज़ की अलामत का ज़ाहिर होना ख़तरनाक है। साथ साथ 1.5 माह बाद रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर हुई, बच्ची को कराची इलाज के लिए लाया गया और वो जहाँ पर ना हो सकी। ये हादसा इस बात की याद दहानी है, बरवक्त ज़ख़म ना धोना, वैक्सीन ना मिलना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। शहर के बड़े अस्पतालों में हज़ारों सगगज़ीदगी के केसेस रिपोर्ट होना इस मसले की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। और ऑब्वियसली अब इस पर माहिरीन का कहना है कि फ़ौरी एहतियाती तदबीर ना की गई तो ये मसला सेहत आमा के बड़े बहरान में तब्दील हो सकता है। और सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कराची तक लाया जाता है इलाज के लिए लोगों को। हमारे सिंध के दुरूरी सिंध के जो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसका इलाज भी मौजूद नहीं होता है। एज़ आई सेड बिफोर कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती रेबीज़ की वैक्सीन, इसलिए वो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी पेशेंट्स को बहुत नुकसान कई बार दे जाता है। डॉक्टर तहरीम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर हम उनसे बात करेंगे। आप माहिर वबाई अमराज हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया वक्त साहब आपका फॉर योर टाइम। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इस दौर में भी हम सब गजीदगी से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ये जो बच्ची है 9 साल की जिसका वाक़या पेश आया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहले तो हम आएंगे कि रेबीज़ से कितना नुकसान हो रहा है, हमें क्या करना। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद हमें फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए जब तक कि हम हस्पताल पहुँचते और हमें रेबीज़ का कुछ वैक्सीन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बोल टीवी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को पब्लिक अवेयरनेस के लिए सिलेक्ट किया। जैसा आपने कहा, रेबीज़ वाकई में हमारे लिए और कुत्ते का जो काटना है, डॉग बाइट, एक बहुत पुराना मसला है जो अभी तक भी हल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देती हूँ कि अगर कोई कुत्ता काट ले तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है आपने कि साबुन पानी, जो भी नॉर्मल साबुन आपके घर में है, उससे रगड़ के जख्म को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक धोना है। इसका फायदा ये होता है कि जो रेबीज का वायरस है ये समझ लें कि बहुत ही जो आपका साबुन और पानी है ना, इसका जो कैप्सूल होता है ये इससे घुल जाता है और 70% तक जरासीम वहीं साबुन पानी से फौरी तौर पे धो लेने से खत्म हो जाता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने कहा कि गांव में और जगहों पे भी, तो लोगों का कॉन्सेप्ट कह लें या मिथ कह लें, वो ये होता है कि अगर इसमें कोई नमक मिर्च लगाएंगे या कोई कपड़ा बांध देंगे तो उससे शायद ये कुत्ते के काटे का वो बेहतर हो जाएगा। हाँ, कि ऐसा हरगिज नहीं होता है। जब भी आप कोई चीज साबुन पानी के अलावा इस पे लगाएंगे तो वो जरासीम को मजीद अंदर जाने में मदद करेगी, जिसकी वजह से रेबीज होने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो ये है कि आपने साबुन पानी से रगड़ के 10 से 15 मिनट तक जख्म को अच्छी तरह से धो लें। और उसके बाद दूसरे स्टेप पे आपका जो भी डॉग बाइट सेंटर है नजदीकी, वहां पे आपने जाना है, क्योंकि कुत्ता काटने के बाद जो आपकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है या उसके बाद जो आप बचाने के लिए, रेबीज से बचाने के लिए जो दवाइयां देते हैं, उसमें 2 तरह की दवाइयां होती हैं। एक वैक्सीन होती है और दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो कि जख्म में लगाई जाती है।
सही। तो आपने फौरी तौर पे ये 2 काम तो ठीक करने हैं। तहरीम अच्छा इस तरह भी क्या होता है, अभी जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं, जो केस इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन गलत अंदाज में लगी या फिर वक्त पे नहीं लगी। तो क्या ये ऐसा भी कोई अवामिल होते हैं कि वक्त पे ना लगना तो ज़ाहिर है ही, लेकिन क्या गलत अंदाज में लगना, ऐसे भी कोई सूरत-हाल पैदा हो सकती है? अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कुत्ते के काटने के बाद 2 तरह की दवाइयाँ लगाई जाती हैं। हुँ। असल में जो कुत्ते काटने का ज़ख्म होता है उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। अच्छा, कैटेगरी 1 जो ओके, होती है वो उसमें से अगर किसी ने जानवर ने चाट लिया और स्किन आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रा-सी में सही, दर्द नहीं गया तो वो कैटेगरी 1 होती है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ़ आपको रिएश्योरेंस करनी होती है, तसल्ली देनी होती है, ऑब्ज़र्वेशन करनी होती है। फिर सही, जो होता है कैटेगरी 2 का ज़ख्म होता है जिसमें अगर किसी कुत्ते ने या किसी बिल्ली ने नोच लिया, खरोंच लिया और उसपे कुछ हद तक आपका जानवर का थूक लग गया, क्योंकि ये जो रेबीज़ के जरासीम है जानवरों के थूक में होता है। हुँ। सही, तो ये कैटेगरी 2 होती है। इसमें फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ़ वैक्सीन देनी है, ठीक है? और ऑब्ज़र्वेशन करनी है। हुँ, तीसरा जो सबसे खतरनाक है, जिसके रेबीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, वो कैटेगरी 3 का ज़ख्म होता है, जिसमें खून का निकलना होता है, काटना होता है, ठीक है? जानवर का, जानवर जो होता है उसका खुद का बिहेवियर भी वो होता है, खराब होता है, या ये समझ लें कि वो पागलपन की तरफ होता है कुत्ता, बहुत सारे लोगों को काट रहा होता है, तो ये सबसे हुँ। खतरनाक ज़ख्म होता है। सही, इसमें आपने धोने के बाद वैक्सीन भी देनी होती है और ज़ख्म के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना होता है, जितना ज़्यादा आप लगा सकते हैं। अब राइट, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ना हुई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी 3 का ज़ख्म था और उसमें सिर्फ़ वैक्सीन लगा के छोड़ दिया, तो ये आपकी गलत ट्रीटमेंट हुई उस ज़ख्म की सही, कैटेगरी के लिहाज़ से। तो दोनों चीज़ें लगानी होती हैं। अच्छा, फिर वैक्सीन लगाने के भी कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, कुछ गोश्त में लगती है, कुछ स्किन में लगती है। तो अगर वो तरीका भी सही इस्तेमाल ना किया गया हो, जैसे हुँ, इंट्राडर्मल हम जिसको कहते हैं, अगर उसको उस प्रॉपर तरीके से ना दिया गया हो, तो भी वैक्सीन अपना काम नहीं ओह! करेगी। राइट, तीसरी चीज़ का ख़्याल ये रखना होता है कि जितनी जल्दी हो सके हुँ, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देने होते हैं, क्योंकि फिर अगर एक दफ़ा आपकी वैक्सीन लग गई, तो उसके बाद हुँ, आपने 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लेना होता है अगर उसकी ज़रूरत हो। अगर 1 राइट, हफ़्ते में आपने ठीक, नहीं लगाया तो उसके बाद फिर इम्यूनोग्लोबुलिन देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो मज़ीद नुकसान कर सकती है इस सूरत में कि जो वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करेगी उसको ख़त्म कर सकती है। तो जो कैटेगरी 3 का ज़ख्म होता है, जो सबसे खतरनाक ज़ख्म होता है, उसमें ये 2 काम आपने करने ठीक, होते हैं। इसमें से ठीक कोई है। तहरीम भी ये भी चीज़ मिस होगी बताइएगा, तो वो रेबीज़ से सॉरी टू कट यू, रेबीज़ से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन का दुरुस्त तरीक़ाकार है या कोई मुकम्मल शेड्यूल होता है? 2 तरह के शेड्यूल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक चमड़े में लगती है, स्किन में जिसको इंट्राडर्मल कहते हैं, और हुँ। एक इंट्रामस्कुलर होती है। तो थाई रेड क्रॉस ने इसके पूरे बताए हुए हैं, डोज़ेज़ बताई हुई हैं, तरीका बताया हुआ है हुँ। कि 4 डोज़ लगनी है या 3 डोज़ लगनी है, ठीक है? सही, तो वो पूरा तरीक़ाकार होता है, जो रेबीज़ सेंटर वाले ट्रेन्ड होते हैं इसमें, जो भी कुत्ते के काटे का इलाज कर रहे होते हैं, वैक्सीन दे रहे होते हैं, उनको ट्रेन किया कई जाता है बार ऐसा बाकायदा होता है कि वो डॉक्टर कौन-सी साहिबा चीज़ कि लेंगे। कुछ लोग जाते हैं और किसी कुत्ते ने अगर उन्हें काट लिया है और वो 1 इंजेक्शन या 1 डोज़ या 2 डोज़ लेकर आ जाते हैं, देन दे डोंट कंप्लीट देयर डोज़ेज़। उस केस यस। में क्या होता है? क्या रेबीज़ ख़त्म हो जाता है या वो इन्फेक्ट हो सकते हैं? किस तरह से उसको फिर टेक अप किया जाता है? और अगर कोई इसको ब्रेक कर दे, तो फिर क्या दोबारा इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है? अच्छा देखिए, ब्रेक तो करना नहीं होता है, इसीलिए ये जो डोज़ेज़ होती हैं इसमें ये आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका जो मरीज़ है वो आपके पास लाज़मी वापस आए, उसको समझाना होता है, उसकी काउंसलिंग करनी हुँ, होती है। हुँ, क्योंकि 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन लगाने का उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना आपकी डोज़ मुकम्मल करने का होता है। फिर ठीक, जो अगर डोज़ मुकम्मल नहीं हुए तो उसको केस टू केस बेसिस पे देखना होता है हमें। उसको हुँ, पहली कोशिश तो यही होती है कि अगर बहुत दिन का गैप नहीं आया है तो जो लास्ट डोज़ बची है आपकी वो डोज़ आप उसको लगा लें। तो ये केस टू केस हमें देखना होता है कि किस तरह से, लेकिन वैक्सीनेशन हर हाल में आपको पूरी करनी होती है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो ठीक है, हुँ। क्योंकि रेबीज़ के जो असरात होते हैं ना वो फौरी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़ाहिर हों। जैसे इस बच्ची में आप ये देखें तो 1.5 महीने के बाद असरात आए। तो उस वक़्त तो मरीज़ ओह! ठीक-ठाक होता है, उसको ये लग रहा होता है कि हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। हुँ। मगर अगर प्रॉपर पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस नहीं दी गई हो तो ये कुछ महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद भी अपने असरात ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहिबा 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये कि हमारे जो डॉग बाइट सेंटर्स हैं, जहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है, हम कितने इक्विप्ड हैं? सिर्फ़ अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो मेरे पास 5 ऐसे सेंटर्स फ़िलहाल मुझे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा ये कि लोग डरते भी हैं, समझते हैं कि अगर किसी एक में सिम्पटम्स आ गए हैं रेबीज़ के, कोई पेशेंट आ गया है तो उससे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी दूसरे शख्स को भी चला जाएगा। हुँ। क्या ऐसा भी होता है? अच्छा, इस तरह की कोई भी केस रिपोर्ट्स अभी तक हुई नहीं है जो एक इंसान के काटने से दूसरे इंसान को
ट्रांसफर हुआ वो रेबीज। मगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो चूंकि थूक के अंदर ये होता है तो थ्योरेटिकली रिस्क होता है, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई तरह का केस ऐसा रिपोर्ट हुआ नहीं है ठीक है, कि किसी इंसान के काटने से दूसरे इंसान को लगा हो। ठीक है। और हम कितने इक्विप्ड हैं इस तरह के केसेस को टेक अप करने के लिए? क्योंकि आप जिस तरह से बता रही हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स बाद में नजर आ रहे होते हैं, तो फौरी तौर पर टेस्ट करवाना, पता करवाना कि सिम्टम्स किस चीज के हैं। अच्छा, टेस्ट वगैरह तो देखिए, रेबीज के टेस्ट वगैरह तो ऐसे सच कोई भी नहीं होते। अगर एक दफा रेबीज की अलामत आ जाए तो उसको तो फिर आप क्लिनिकल कुछ हमारे बेड साइड टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोई लेबोरेटरी टेस्ट हमारे पास इस तरह के अवेलेबल नहीं है। तो और एक दफा अगर अलामत शुरू हो जाए तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, 100% ये समझ लें कि मौत वाकई होती है। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप उसको पहले ही बचा लें। ठीक जहां तहरीम, तक अच्छा एक सेंटर की बात तो आम तासुर तहरीम ये पाया जाता है कि सिर्फ डॉग बाइट से ही रेबीज आपको हो जाएगा, क्या यही बात है या फिर बिल्ली काटे या कोई और जानवर अगर आपको काट ले तो भी आपको फिर रेबीज की अलामत हो सकती है और आपको फिर वैक्सीन के लिए जाना चाहिए? अच्छा, कुत्ते के अलावा देखिए ये जो है वो बिल्ली के काटने से हो सकता है, बंदर के ओके। काटने से हो सकता है। ठीक है, बैट्स है हमारे पास, पर बैट वाला चमगादड़ वाला नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन है कि कुत्ते बिल्ली दोनों के काटने से हो सकता है। ठीक ठीक है। है, बंदर के काटने से हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आम तौर पर हम क्या करते हैं, ये तो हमने चले आवारा जानवरों का जिक्र कर लिया, लोग अपने घर में जानवर पालते हैं और उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि ये तो घर का जानवर है, इसमें रेबीज नहीं हो सकते हैं, एंड देन वो रेबीज की वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाते हैं। तो क्या घर के हमारी आवाम के लिए बता दें जिनको जो पालते हैं जानवरों को, क्या जो पालतू जानवर हैं उनमें भी रेबीज हो सकता है और इसकी वैक्सीनेशन कब कब करवाई जाती है? अच्छा, पालतू जानवरों में बिल्कुल रेबीज हो सकता है अगर उनकी वैक्सीनेशन अपडेटेड ना हो या हर साल वैक्सीन लगती है इनकी। ठीक है, जो वेट्स के पास से लगती है। तो एक तो ये कि जो लोग जानवर पालते हैं वो वैक्सीनेशन को अप टू डेट रखें उनकी। ठीक है, जो 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 टाइम है उनकी वैक्सीन का वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि बाज़ दफा पालतू जानवरों में भी जिनकी वैक्सीन नहीं लगी हुई होती है और वो बाहर जाते हैं, बाहर से किसी से लड़ाई होकर आ गए या काट लिया किसी दूसरे पागल कुत्ते ने या पागल बिल्ली ने उनको, तो उनमें भी रेबीज होने के चांसेस होते हैं अगर उनकी वैक्सीनेशन ना प्रॉपर हो। अगर आपने घर के जानवर को सेफ रखना है ठीक, तो उसको बाहर जाने से ऑब्वियसली घर के जानवर को अगर आपने सेव करना है तो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको फॉलो करना बहुत बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तहरीम, हम ये भी देखते हैं कि जो भी जानवर हो उसका उस तरह से एक तो ख्याल नहीं रखा जाता जो आपके घर में है, लेकिन अगर वैसे भी आपको कोई जानवर काट लेता है, घर में कोई भी इंसान या घर में किसी बच्चे को किसी बूढ़े को काटा है, तो हम क्या मेजर बड़ी गलतियां इनिशियली कर जाते हैं? सबसे पहले तो जो गलती हम करते हैं वो यही करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये घर का पला हुआ जानवर है तो शायद हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर घर का जानवर भी आपको काट रहा है और वो नॉर्मल बिहेवियर से अलग काट रहा है तो आप में पहला स्टेप तो वही है कि आपने सोप एंड वाटर से उसको अच्छी तरह फ्रिक्शन के साथ धोना है। दूसरा, आपने कंसल्ट करना है स्पेशलिस्ट को। बाज दफा घर के जानवर चूंकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने उसको ऑब्जर्वेशन में रखें 7 दिन तक। अगर जानवर को रेबीज होता है तो हम उन 7 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, 7 से 10 दिन में। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उसको ऑब्जर्व करें। वैक्सीन आपको फिर भी लग सकती है उसमें, ठीक है, लेकिन ये कि फिर अगेन ये केस टू केस डिसाइड करना होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि जानवर का बिहेवियर कैसा है, किसी और को तो नहीं काटा, बहुत ज्यादा गुस्से में तो नहीं है, लाल और टपका रहा है डॉक्टर या साहिबा बिल्कुल मुझे ये बताइएगा कि मिसाल लीजिए कोई रेबीज से इन्फेक्टेड जानवर मर गया है। अब आम तौर पर हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि वो मरे हुए जानवर की बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है, उसको दूसरे जानवर आके काट रहे होते हैं, कई कई घंटे दिन लग जाते हैं उस बॉडी को उठाने में। तो ऐसे में अगर रेबीज का जो अफेक्टेड जानवर मर गया है, अगर उसको कोई जानवर काट लेता है या टच करता है या किसी भी तरीके से उसमें रेबीज जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह से क्या फैलता है? अच्छा, देखिए ये जो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि ये थूक में होता है। जानवरों की जो स्लाइवरी ग्लैंड है, थूक बनाने वाली ग्लैंड होती हैं, उसमें होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी काटना या नोचने के बाद जख्म को अगर चाट लें तो उस तरह से होता है। ये भी एक बात मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जानवर जैसे गाय पागल हो गई तो उसका दूध इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, तो उसमें रेबीज नहीं होता। ये सिर्फ स्लाइवा में या थूक में होता है। तो जानवर अगर थूक ट्रांसमिट हो जाएगा किसी को, वो भी इंटैक्ट इसके ना हो, तो उस सूरत में ये ट्रांसमिट हो सकता है।
All right, Dr. Zareen, thank you so very much for this long discussion that we had with you. I'm sure हमारे बहुत सारे से मदद हासिल हुई होगी और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं खास करके रेबीज़ के मामले पर वो ज़रूर हल हो जाएंगे. I just want to add one thing, गोहर, वो ये कि 1093 रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है सिंध का. आप अगर कोई कुत्ता या कोई जानवर आपको काट लेता है, इमीडिएटली वहाँ पर कॉल करें ताकि आपको फौरी हेल्प मिल सके. और फौरी आपको जो है वो टेकअप किया जा सके, आपकी जो भी उस वक्त इनिशियली हो सकता है वो किया जा सके. इस वक्त मज़ीद भी बात करेंगे, अभी एक शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. बसंत, पतंगबाजी और हुकूमत पंजाब के कुछ नए इकदाम जारी हुए हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं. हुकूमत पंजाब ने बसंत 2026 से कबल पतंगबाजी के हवाले से अहम फैसला किया है. सूबे भर में मखसूस पतंगों की तैयारी, फ़रोख्त, तरसील, इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है. ऐसी पतंगों पर पाबंदी है जिनमें मजहबी आयात, मुतनाज़ शख्सियात, कौमी परचम, सियासी जमातों के झंडे हों या फिर ये इकदाम अमन व अमान बरकरार रखने, किसी भी मुमकिन इश्तिआल अंगेज़ी को रोकने के लिए ऑब्वियसली उठाया गया है. अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा कि बड़ी जो पतंगे होती हैं, बहुत बड़ी जो पतंगे होती हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है. बहुत बड़ी तादाद में एक ही छत पर लोग जमा नहीं हो सकते हैं. कुछ दिन पहले एक लिस्ट भी जारी की गई थी सॉन्ग्स की. वो सॉन्ग्स भी आप बसंत में नहीं प्ले कर सकते हैं. और फिर हम ये तो जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र जो अफराद हैं वो पतंगबाजी में इस बसंत के 3 दिन के इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. तो अब देखना ये, और फिर डोर की भी पाबंदी है कि आप ऐसी डोर जो कि गला काट सकती है, जिसमें कांच या केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसे भी नहीं. वो तो बहुत ही अच्छा इकदाम है. ये सारी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोशिश की जा रही है गौहर के इस पतंगबाजी के इवेंट को, यानी बसंत को एंजॉय किया जा सके. अफजाल से तैयारियां जान लेते हैं. वेरी क्लोज फॉर बसंत इवेंट. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. अफजाल, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं. पहले सॉन्ग्स पर पाबंदी थी, अब ये नई पाबंदी भी आ गई है. किसी पार्टी को आप पब्लिश नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा सियासी बयान आपकी पतंग पर नहीं होना चाहिए. जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सफारी जू में, जहाँ पर बसंत के हवाले से तैयारियां जो हैं जारी हैं. यहाँ पर भी शहरी आएंगे और एक महफूज बसंत मना सकेंगे. गुज़िश्ता रोज जो है वो महकमे दाखिला पंजाब ने एक SOPs जारी किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी पतंग ऐसी आप नहीं उड़ा सकते जिस पर किसी सियासी या मजहबी जमात की कोई तस्वीर या कोई उनका जो इंतखाबी निशान है उस पर वो आपने बनाया हो. इसके साथ साथ महकमे दाखिला पंजाब का ये भी कहना है कि जो डोर है वो बिल्कुल हल्के कांच वाली इस्तेमाल करनी है. और हमने रावी किनारे विजिट किया जहाँ पर डोर बनाने का काम भी जारी है. वहाँ पे बिल्कुल हल्की कांच का इस्तेमाल करते हुए जो है वो डोर बनाई जा रही है. इसके साथ साथ जो पतंगे हैं वो भी इस वक्त तेजी से कारीगर जो है वो पतंगे बनाने में मसरूफ. 300 पतंगे एक दुकानदार जो है वो डेली बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इसके साथ साथ दुकानदारों का ये भी कहना है, जो पतंग साज हैं उनका ये कहना है कि बांस की किल्लत का उन्हें सामना है, क्योंकि जो पतंग है उसके लिए जो बनाई जाती है पतंग जो बांस का तीला है, थैंक यू सो वेरी मच. तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं. आई एम श्योर इसमें लोगों के लिए भी एक लर्निंग टाइम है कि हम बसंत एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन मीनवाइल हम सेफ भी रहना चाहते हैं. एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ, और जो उसके इकदाम किए गए हैं ऑब्वियसली उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं. सर, आपका बहुत शुक्रिया. गुड मॉर्निंग. बसंत के मौके के हवाले से बात हम कर रहे हैं. दफ़ा 144 के निफाज का असूली फैसला किया गया है. इस कानून के तहत क्या पाबंदियां आयद की गई हैं, बताइएगा. बेसिकली इस त्यौहार को सेफ बनाने के लिए जो जो इकदाम गवर्नमेंट को बेहतर लगे वो कर रही है, ताकि लोग जो हैं एक महफूज तरीके से, अच्छे तरीके से बसंत को मनाएं. और इस सिलसिले में इसको नफाज करने का मकसद ये है कि लाहौर एक ओनली सिटी है जहाँ पे ये बसंत मनाई जा रही है, तो पूरे पंजाब से लोग आएंगे, इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा. तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें ज़रूरी था कि ये दफ़ा 144 नाफिज की जाती और इस त्यौहार को एक फेस्टिविटी के तौर पे ही लोग मनाएं, ना कि किसी और तरफ लेके जाएं. और चूँकि इसका लोगों को आइडिया नहीं है, 20 साल बाद हो रहा है, तो हो सकता है उसमें कई वायलेशंस हों या इसको लोग कई और रंग देने की कोशिश करें. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिस सिलसिले में ये नोटिफिकेशन.
अलामात की पाबंदी पर भी अमल दरामद का कहा गया है। अब ये बताइएगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक एक पतंग को चेक किया जाए, मार्केट से वर्कशॉप्स, फिर लोगों तक ये पतंगे पहुंचे नहीं। किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है अमली तौर पर? इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने डिफरेंट मैकेनिज्म बनाए हैं, जिसमें हमारी टीम्स भी ऑन ग्राउंड मौजूद होंगी। वो विजिट्स करेंगी शॉप्स पे भी, क्योंकि हमारी जितनी भी रजिस्ट्रेशन है वो QR कोड बेस्ड है, जियो टैग्ड है। तो हम इन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे। उसमें सेफ सिटी को भी हमने इन्वॉल्व किया है, पुलिस की टीम्स भी होंगी, हमारी पैरा की टीम्स भी होंगी। ये सब मिलके इसको मॉनिटर करेंगे ताकि एक बेहतर एनवायरनमेंट में बसंत को मनाया जा सके। परफेक्ट। लेकिन बसंत के दौरान आम शहरियों, ताजिरों को कानून से आगाह करने के लिए मुहिम तो हम देख रहे हैं ऑब्वियसली चलाई जा रही है। अगर कोई शहरी या फिर दुकानदार ला इल्मी में ममनुआ पतंग इस्तेमाल कर पाया या करता दिखाई दिया तो वार्निंग दी जाएगी या फौरी कानूनी कार्रवाई होगी? क्या तरीक़ाकार होगा फिर? देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हम हर तरह का जो भी मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो यूज़ कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। उसमें हम सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चला रहे हैं, TVCs भी चल रहे हैं, टीवीज़ पे आप एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हैं जो हम कॉन्टीन्यूसली चलाएंगे। फिर प्रिंट मीडिया का भी हम सहारा ले रहे हैं। तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। और मैं इस मीडियम के तवज्जुह से भी लोगों को ये अपील करूंगा कि जो रेगुलेशंस नोटिफाइड हैं, इवन के पतंगों की डायमेंशंस हैं, डोर है, उन सब को आप ऑब्ज़र्व करें ताकि एक सेफ़ तरीके से, एक अच्छे तरीके से सब लोग इस बसंत को मनाएं और इन्जॉय करें। ऑल राइट। और ये जो अली साहब बसंत के 3 दिन हैं, इसमें लाहौर में पुलिस तैनाती, नाकाबंदियों, फ़ज़ाई निगरानी के हवाले से क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जा रहा है, ये भी ज़रा हमें बताइएगा। एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, जिस पे हम डेली बेसिस पे मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें तमाम एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स सब मिलके काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स का एक डिटेल्ड प्रोग्राम इशू हुआ है। कॉन्टीजेंसी प्लान हेल्थ डिपार्टमेंट का अलहदा है, 1122 का अलहदा है, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का अलहदा है। और जो पुलिस है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद डिप्लॉय होगी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ताकि इंश्योर किया जा सके लॉ एंड ऑर्डर को भी और जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी। अच्छा, अवामी हलकों की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल सवाल उठाया जा रहा है कि ये पाबंदियाँ त्यौहार की खुशियों को महदूद कर देंगी। आप शहरियों को क्या यकीन दहानी कराएंगे कि बसंत महफूज है और पुरअमन रहेगी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का पर्पस तो यही है कि लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में इस फेस्टिविटी को एंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आ रही है। तो हो सकता है लोग जाने अनजाने में कुछ वायलेशंस कर लें, तो उस सिलसिले में हम काफ़ी उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, बल्कि हम डोर डोर जाके खुद लोगों को खुद पैम्फलेट्स भी हमने बांटे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव आगाही मुहिम पंजाब हुकूमत की जानिब से चलाई गई है ताकि लोग इसको एंजॉय करें और एंजॉय ही करें, किसी का नुकसान ना हो। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। से बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।